चैप्टर 1 सीए फाउंडेशन का ये बिजनेस लॉ है और बिजनेस लॉ का पेपर सेकंड है, हम उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। और इसमें इस क्लास 1 के अंदर जो हमारा चैप्टर 1 डिस्कस होगा, जो कि आप देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बच्चों मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको ये इसके हैंड नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और मैं वहाँ पर उसका पूरा PDF डाल दूंगा। और जो हमारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कैसे बना है और कैसे कैसे लॉ आता है, कैसे वो एक्ट में कन्वर्ट होता है, क्या सीए के लिए लॉ जरूरी है, क्या ये सारी चीज़ों का, और लॉ क्यों सीए के लिए जरूरी है, क्या सीए को ज्ञान होना चाहिए लॉ का, किस तरीके का लॉ का ज्ञान होना चाहिए, इसके सोर्सेज क्या है, आखिर लॉ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, ये सभी बातों का हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर 1 सीए फाउंडेशन जो अभी मई 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए रेलिवेंट होने वाला है टॉपिक। तो वीडियो अपना आराम से जहां आपको पॉज करना है पॉज करके देख लेना, और जहां आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी वैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो उसके अंदर मैंने अपना पूरा PDF अपलोड कर रखा है और आप वहाँ जाके एक्सेस करके और अपना पूरा PDF के मजे लीजिए। और इस तरीके का अगर आपको है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको और भी किसी चीज़ पे हैंड नोट चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना के डाल दूंगा। अब रही बात, हम इंडियन, देखो आप साफ लिखा हुआ है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो अगर आप क्लियर देखोगे कि भाई जो इंडियन का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो किस तरीके का है, कि उसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन। अगर आप देखोगे इंट्रोडक्शन, तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है कि भाई लॉ की जरूरत क्या पड़ी, लॉ क्यों बनाया बना। देखो बेसिकली क्या होता है कि इंडिया के अंदर हो चाहे किसी भी देश, किसी भी कंट्री की बात करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का रूल्स रेगुलेशन बंदे, अगर किसी भी प्रकार का लॉ ना बने तो क्या होता है कि इंडिविजुअल एक ह्यूमन बॉडी होती है जो कि वो गलतियां करता है, उस गलतियों को भाई पनिश करने के लिए लॉ बनाया जाता है ताकि उससे गलती दोबारा ना हो। अगर वो गलती दोबारा से करने से पहले सचेत रहे, तो इसलिए लॉ की बहुत रिक्वायरमेंट है और लॉ को बनाना जरूरी रहा। तो लॉ इज एसेंशियल, दिस इज द पार्ट ऑफ लॉ। तो लॉ बहुत जरूरी है और लॉ बनाना किस लिए वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद लिखा जाता है फुल फ्लैश चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो आपको मैं क्लियर कर दूं, आप सीए के CPT के लिए तैयार हो रहे हो, जो सीए कोर्स है उसका फाउंडेशन, जो पहले CPT कहा जाता था, अब फाउंडेशन कोर्स के लिए तैयार हो रहे हो, तो आपको बेसिक्स नॉलेज ये इसलिए इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दे रहे हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में लॉ है क्या और क्यों बना और किस लिए कारण है और उसके अंदर क्या क्या आते हैं, ताकि जब कल को आप सीए बन के मार्केट में निकलो तो आपको अपने जो लॉस हैं, चाहे वो टैक्सेशन लॉ हो, चाहे वो फाइनेंशियल्स के लॉ हों, अकाउंटिंग्स के लॉ हों, सभी लॉ के अलावा आपको एक कॉमन लॉ ये भी पता होना चाहिए कि इसके अलावा भी हमारे एक जो जनरल पब्लिक के लॉस होते हैं वो भी तुम्हें पता होने चाहिए कि भाई ये है। अब आते हैं कि नॉलेज ऑफ IRF, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नॉलेज ऑफ IRF, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसकी नॉलेज बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसकी नॉलेज नहीं रखोगे, बेसिक नॉलेज रखो, जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही पूरा एंड तक नॉलेज रखना है, कि बिल्कुल ही आप बेसिक नॉलेज रखो। अब आगे आ जाते हैं हम कि टैक्सेशन नॉलेज। देखो जब एक सीए है, सीए को तो टैक्स की नॉलेज होती है, लॉ की नॉलेज होती है, उसको अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसको थोड़ी बहुत अदर लॉस की भी जरूरत होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे ICAI इंस्टीट्यूट ने, जो हमारे ICAI है, उसने बहुत ही अच्छा ये दिमाग लगाया कि भाई सब्जेक्ट को अपने ICAI ने इस सब्जेक्ट को रखा, और बच्चों, ताकि बच्चों के अंदर जैसी फाउंडेशन कोर्स में वो एंटर करें तो लॉ के बारे में पता लगे उनको, लॉ क्या होता है, क्या पनिशमेंट होती है, लॉ कैसे काम करता है, इसलिए लेके आए इस लॉ को। अगर हम आगे जाते हैं तो बोला जाता है व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है। तो देखो साफ साफ बोला गया है, लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज। एक तरीके से भाई आज फॉर एग्जांपल मैं अगर ड्राइव करता हूँ, अगर तो वो ड्राइव करने के टाइम पे देखो मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए, मुझे मेरे पास जब मैं ट्रैफिक में चल रहा हूँ वहाँ पर मेरे को रेड लाइट्स पे रुकना है, येलो का ग्रीन सिग्नल पे गाड़ी स्टार्ट करके पास ऑन हो जाना है। तो ये सारे मेरे ऑब्लिगेशन बनाए गए हैं। अगर मैं करता हूँ तो अगर मैं इसका किसी प्रकार का उल्लंघन करता हूँ तो मुझे वहाँ पर मेरे को फाइन देना पड़ेगा। तो एक तरीके से मेरे ऑब्लिगेशन ड्यूटीज बन जाते हैं। ये कौन इम्पोज करता है, तो ये गवर्नमेंट इम्पोज करती है। कौन इम्पोज करता है? गवर्नमेंट। बात करते हैं एक तरीके से सोसाइटी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी
तरीके का कोई भी, जैसे आप देखोगे एक पर्सन है दूसरे पर्सन को किसी प्रकार का हार्म पहुंचाता है, तो एक पर्सन को उसका राइट्स है ताकि वो स्यू करे कोर्ट में जाके, उसका स्यू करके उसके केस फाइल करेगा उसके नाम पर, और फिर पूरी प्रोसीडिंग होने के बाद उसको जस्टिस, एंड में उसको पूरा जस्टिस मिलेगा। तो इसलिए बोला गया कि लॉ एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशन है, ये गवर्नमेंट इम्पोज करती है, और किसके लिए? सोसाइटी को जस्टिस पहुंचाने के लिए। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ लॉ की। तो लॉ का सोर्स क्या है? लॉ का मेन जो सोर्स है इंडिया के अंदर, बोले ना कहीं भी, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो देश का संविधान है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर दी गई है, और कुछ केसेस में कॉमन भी दी गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये आपको पता ही है, देश का संविधान। जो देश का संविधान है उसके अंदर सारे आर्टिकल्स वगैरह दिए गए हैं, पूरी पावर दी गई है, सब कुछ उसके अंदर डिफाइन है। काम पूरे इंडिया कैसे चलेगा, कैसे क्या नहीं चलेगा, किसके द्वारा बनता है, ये स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट के थ्रू। प्रोसीडिंग जो होती है वो वेरियस कोर्ट्स के थ्रू होती है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गया। और किस किस टाइप्स का होता है, देखो इसको जो लॉ को दो तरीके से ही बांटा गया है, वो मैं बोलूँ तो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। आगे हम और भी इन चीज़ों का पता करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ, ये बहुत चीज़ों का पता होना चाहिए कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ क्या है और लॉ की प्रोसेस क्या है, ये कब एक्ट बनता है। देखो मैं बता दूं आपको बच्चों, आप तो फाउंडेशन में हो, आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि जैसे कि पहले लॉ होता है, अगर आप बात करोगे लॉ की, तो लॉ क्या है, जैसे सिंपल अगर मैं बोलूँ मैं, लॉ कुछ नहीं है। लॉ का अगर आप देखोगे पहले कानून बनाया जाता है, और कानून बनाने के बाद वो क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर उसको प्रपोज किया जाता है। जैसे ही लॉ प्रपोज करके पार्लियामेंट में जाता है तो उस टाइम उसको बिल कहते हैं, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उस पर क्या है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होते हैं। पूरे डिबेट होने के बाद जैसे ही वो आगे जाता है वो लोकसभा में पास होने के लिए जाता है। जैसे ही लोकसभा में पास हो जाता है कि आप फेवरेबल है क्या, इसके सब कुछ होने के बाद लोकसभा में पास हो जाता है, फिर राज्यसभा भी अपनी वोटिंग करती है। जब दोनों सदनों में पास होने के बाद दोनों के मेंबर्स उसको पास कर देते हैं, उसके बाद हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उसकी असेंट लेनी बहुत ज़रूरी होती है, और अगर उसकी असेंट ज़रूरी नहीं होगी तो ये आगे पब्लिश नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि भाई ऑफिशियल गैजेट्स में उसको पब्लिश किया जाता है, ऑफिशियल गैजेट्स में उसको पब्लिश किया जाता है। फिर एक नोटिफाइड डेट के अनुसार उसको इफेक्टिव डेट से उसको नोटिफाई कर दिया जाता है, वो बाद में जाके एक्ट बन जाता है। तो ये देखो भाई, लॉ बना, लॉ से पार्लियामेंट में उसको प्रपोज किया, तब बिल था, बिल से फिर वो लोकसभा में गया, लोकसभा से जब राज्यसभा से तीनों से पारित होता हुआ, पास होता हुआ जब वो आया, वो ऑफिशियल गैजेट्स के अंदर आया, फिर वो नोटिफाई हुआ, नोटिफाई होने के बाद वो एक्ट बना, और एक्ट होने के बाद देश में लागू हो गया, इन्फोर्स हो गया। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ लॉ की। इस देश के अंदर देखो, मैं अभी इसी फाउंडेशन में एक्चुअली में क्या है, बस आपको बेसिक्स बताया जा रहा है। आगे जाके हम डिटेल में पूरा आगे हर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी ये सिर्फ एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब्जेक्ट्स में ये चैप्टर रखा गया है, ताकि बच्चों को पता लगे। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ लॉ की। तो देखो, क्रिमिनल लॉ सबसे बढ़िया लॉ है इस देश का, क्रिमिनल लॉ। इसके अंदर इंडियन पेनल कोड, IPC की धारा 1860, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, CRPC। जैसे कि हम क्रिमिनल लॉ क्या है, अगर हम किसी को मर्डर कर देते हैं, रेप कर देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं, असॉल्ट करते हैं, किसी प्रकार की धोखाधड़ी कर देते हैं, वहाँ ये क्रिमिनल लॉ काम करता है। अब बात करते हैं सिविल लॉ की। सिविल लॉ क्या होता है एक्चुअली में? सिविल लॉ जैसे कि आपने देखा होगा ना कि भाई ज़मीनी विवाद होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू होते हैं, और एक बंदा दूसरे प्रॉपर्टी की जगह पर उसे कब्जा कर लेता है। ये सारे मैटर्स हमारे सिविल लॉ के अंदर सॉल्व होते हैं, पूरे डिस्प्यूट्स वगैरह। इसके अंदर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आता है। इसके अंदर वही सिविल प्रोसीडिंग जो होती है वो एक्ट लगता है 1908। उसके अंदर क्या है, अगर हम बात करते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, फैमिली लॉ आता है, प्रॉपर्टी लॉ आता है, लॉ ऑफ टॉर्ट आता है। जैसे कि अब एक एग्जांपल मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई लैंडलॉर्ड, अगर बंदा टीनेंट, अगर टीनेंट अपना घर खाली नहीं कर रहा तो लैंडलॉर्ड्स पे केस कर देगा, या ये इसको ज़बरदस्ती निकालना चाहता है तो टीनेंट इस पे केस कर देगा। तो ये सारे मैटर सिविल
लॉ के अंदर ही आते हैं, सिविल कोर्ट इसको हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन लॉ, जैसे कि कुछ ऐसे केसेस आपने देखे होंगे जहाँ पर क्या होता है, पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में डाल दी जाती है और बाद में पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अगेंस्ट किसी प्रकार की कोई जजमेंट दे दी, तो सारे जो भी हमारे कहते हैं हाई कोर्ट है उसको डिसीजन मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। अगर हम बात करें जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक्चुअली में क्या है, अगर आप देखते हो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, देखिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये बोला जाता है चांस टू समवन हियर टू अदर फेवरेबल जजमेंट। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसमें सिंपल है कि भाई कुछ केसेस के अंदर लॉ के तरीके से नहीं देखा जाता, वहाँ पर कुछ देखा जाता है कि यार लॉ के तरीके से चलते हैं तो सामने वाले को किसी भी प्रकार की कहते हैं कोई हानि ना हो जाए, तो उनको देखते हुए कई बार अनफेवरेबल भी फेवरेबल कंडीशन में डिसीजन दे दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, मतलब ये बोला जाता है कि भाई सामने वाले का भी अधिकार होना चाहिए बोलने का। ये बोलते हैं कि भाई सामने वाले को भी प्रॉपर उसका देना चाहिए। अगर वो सामने वाला ही अगर वो नहीं कहते हैं सामने वाले को आप अधिकार दोगे किसी प्रकार का, तो वो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस नहीं कहलाएगा, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस नहीं कहलाएगा। अब आगे और बात कर लेते हैं हम इन्फोर्समेंट। अगर आप बात करते हैं इन्फोर्समेंट, देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लागू इन्फोर्सिंग द लॉ। हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जो रेगुलेट करते हैं कि भाई देश में जो भी है लोग कैसे चलाए जाएं। क्या इंडिविजुअल, ऐसे थोड़ी है कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट है वही पूरा देश चला रही है, उनको डिफरेंट बॉडीज़ में बांट रखा है। अगर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बांट रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में बांट रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में बांट रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस में बांट रखा है, और भी अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिसमें उन्होंने बांट रखा है। तो अब मैं आपको वन बाय वन क्लियर करता हूँ। अगर आप देखोगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो क्या काम करती है, हमारे देश का जो भी पूरा का पूरा रूल्स रेगुलेशन का काम होता है, जैसे कि फाइनेंस रिलेटेड कि भाई हमारे टैक्स की कलेक्शन सही हो रही है, खर्चा उसका सही डिसबर्स हो रहा है, उसका पूरा ब्यौरा, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे कैसे कंट्रोलिंग करनी है, वो सारा रहता है। इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को डिफरेंट बॉडीज़ में बांट दिया गया है, डिफरेंट डेजिग्नेशन आप बोल सकते हो, जैसे कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस है IRS। आपने देखा होगा इसके अंदर होते कौन है, जैसे कमीशन ऑफ इनकम टैक्स वगैरह होते हैं, वो होते हैं CIT वगैरह, कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। अब आगे बात जाते हैं कि इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, ये भी इसका पार्ट है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ये भी इसका पार्ट है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज का, मतलब अल्टीमेट देखा जाए डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक रेवेन्यू। मैं आपको एक जनरल ब्यौरा दे देता हूँ। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो पूरा का पूरा हमारे देश में कितना रेवेन्यू देश का पब्लिक से जनरेट हो रहा है, गवर्नमेंट को, और जो सरकारी खजाने हैं उसमें कितना जा रहा है और कितना उधर से खर्च हो रहा है, वो सारा ब्यौरा कौन रखता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक्चुअली में जो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड्स हैं, जो भी हमारी लिमिटेड्स हैं, पब्लिक लिमिटेड हैं, वो जो चल रही हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन पूरे के पूरे रेगुलेट कौन से करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जैसे कि ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एनुअल अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी होती है MCA की साइट पे जाके ROC को, कि कहते हैं कि भाई हमारा इतना रेवेन्यू है, इतने खर्चे हैं, इतना नेट प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये सारा ब्यौरा। दूसरा, कंपनी किसी प्रकार का कोई गमन करती है, किसी प्रकार की कोई फ्रॉड करती है, तो भी उसको पैनल करने का मेन अधिकार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को है। इसके अलावा आ जाते हैं हम होम अफेयर्स, एक प्रकार का गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय क्या है, जो हमारे देश की पूरी बॉर्डर मैनेजमेंट करता है, जो सीमा से निर्धारित होते हैं ना, कि भाई कोई गलत आदमी हमारे देश के अंदर ना आ जाए, कोई गलत एक्टिविटियाँ ना हो, पूरी देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पूरे उस पर निगरानी रखता है होम अफेयर्स, जैसे कि साइबर क्राइम्स वगैरह ना हो जाएं, और पूरे और दूसरे देशों से भी जो रिलेशन है वो मेंटेन करके रखता है, पूरे एक्शन अफेयर्स। अब आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस क्या करता है, जो हमारे देश का लॉ है, अगर हम बोलें इसके अंदर IPC की धारा लगती है, CRPC लगती है, पूरा जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है
वो लीगल अफेयर्स हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आते हैं। सेबी क्या है? सेबी भी क्या है? एक तरीके की रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे हम शेयर्स का लेन देन परचेज करते हैं, कोई भी कंपनी लिस्ट होती है, तो शेयर्स का रेगुलेट करने के लिए ये एक सेबी का इस्टेब्लिश किया गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है? आरबीआई भी हम बात करते हैं, ये जितने भी हमारे देश के अंदर बैंक चल रहे हैं, वो नेशनलाइज हों, प्राइवेट हों, किसी प्रकार के बैंक हो, वो सारे आरबीआई के अंडर चलते हैं। ये जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पूरे देश के लिए काम करता है और पूरे देश की इन्फ्लेशन हो, इकोनॉमिक हो, सभी का संतुलन बैलेंस बनाने में भी करता है। पूरी करेंसी का क्या फ्लक्चुएशन है, क्या इनकमिंग है, आउटगोइंग है, क्या फॉरेन एक्सचेंज है, वो सारा इससे रिलेट करता है। आरबीआई के ये सारे फंक्शंस हैं, जैसे फीमा में करना। अब आगे जाते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी नई एक बॉडी लाई की गई है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि कोई भी इस देश के अंदर बैंक्रप्ट हो जाता है, उसके अगेंस्ट कैसे पैनल प्रोविज़न लाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा का सारा कौन करता है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसके बाद जो हमारा जो लास्ट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का टॉपिक रह गया है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जुडिशियल सिस्टम, मतलब हमारे देश के अंदर पब्लिक की गवर्नमेंट से किसी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो उसको किस तरीके से रिजोल्व किया जाता है, क्या प्रोसीडिंग होती है, क्या हायरार्की है, वो सारा हमारा इसके अंदर क्लियर किया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट को अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे फर्स्ट, जो कि एक अपेक्स बॉडी है हमारे देश की, 26 जनवरी 1950 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। इसके डिसीजन गवर्नमेंट भी मना नहीं कर सकती, कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये सबसे सुप्रीम बॉडी है। इसके अंडर ही हाई कोर्ट आते हैं, जो हर स्टेट वाइज होते हैं, और कुछ स्टेटों के कॉमन भी होते हैं। तो मैं बोलूँगा सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंदर आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो तहसील वाइज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो एक्चुअली में हाई कोर्ट, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बंदा हार जाता है तो वो हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन दाखिल करता है। हाई कोर्ट बहुत ही अच्छे लेवल का होता है, इतनी जल्दी इसमें डिसीजन सुनाते नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी डिसीजन है इसकी पावर बहुत अच्छी खासी होती है। बट इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को इन दोनों को पूरा का पूरा, इनके ऊपर भी एक और जो इनका बाप बेटा है सुप्रीम कोर्ट, वो इनके अगेंस्ट भी कई बार जजमेंट दे देता है कि ये किसी प्रकार का गलत कोई डिसीजन ना दे रहे हो उसके का। तो ये तहसील वाइज भी होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम बात करते हैं, कई बार देखा जाता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स भी होते हैं, एमसी जिसको आप बोल सकते हो। कई बार देखा जाता है कुछ स्पेशल पावर्स में, जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ये इस तरीके के कोर्ट्स भी स्टैब्लिश कर दिए जाते हैं। तो ये हमारा पूरा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो मैंने आपको क्लियर कर दिया 1 by 1। और ये सीए फाउंडेशन का फर्स्ट था। अगर हम देखेंगे तो पूरे इसके अंदर हमने 1 by 1 सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। और अगर इसके आपको नोट चाहिए तो मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना, और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसका इंट्रोडक्शन हमने कवर किया, लॉ क्या है, क्यों बनाया गया, इसके सोर्सेज क्या हैं। अगला हम बात करते हैं इसके प्रोसेस क्या है। भाई, एक लॉ को एक्ट बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या क्या मतलब इसमें क्या क्या प्रोसेस है, कब ये लॉ एक्ट में कन्वर्ट होता है, कब लागू होता है, टाइप ऑफ लॉ हमारे देश के अंदर कितने हैं। अगर हम बात करते हैं, क्रिमिनल है, सिविल है, कॉमन है, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस है। आगे और बात करें तो हमारे देश के अंदर जो लॉ को चलाने वाली कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडी हैं वो भी हमने क्लियर कर ली। और लास्ट में कि भाई हमारे जो प्रोसीडिंग है कोर्ट्स की, वो कैसे हायरार्की रहती है, हमारे देश का जो कानून है उसमें क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये पूरा मैंने करेक्ट बता दिया हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलना, इस वीडियो को शेयर करना भूलना। मैं पहले बता दूँ, सीए फाउंडेशन का जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, उसका चैप्टर 1 है, आगे और भी चैप्टर आएंगे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना।